सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण के पाठ संख्या 17 के भाग 4 जिसका शीर्षक है वाच्य के विषय में जानेंगे। इस पाठ के अंतर्गत हम यह जानेंगे कि वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य का अर्थ क्या होता है, वाच्य के कितने भेद होते हैं तथा वाक्यों में वाच्य किस प्रकार से काम करता है। इसके साथ ही साथ वाच्य से बनने वाले संभावित प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए पहले हम जानें वाच्य किसे कहते हैं। वाच्य का अर्थ वाणी या कथन होता है, जिसे अंग्रेजी भाषा में वॉइस कहते हैं। जो आपकी अंग्रेजी ग्रामर की किताब है उसमें भी एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस दिया गया है। उसी प्रकार से हिंदी भाषा में भी वाच्य एक शीर्षक है, तो आप इसको उससे तुलना कर कर भी समझ सकते हैं। वाच्य का अर्थ वाणी या कथन होता है और इसका कार्य क्या होता है। यहाँ पहला उदाहरण है बच्चा दूध पीता है, दूसरा उदाहरण है बच्चे के द्वारा दूध पिया जाता है। पहले उदाहरण में बच्चा कर्म है और पीना क्रिया है। पहले उदाहरण में ऐसा प्रतीत होता है कि जो करता है वह क्रिया को कर रहा है, क्रिया का महत्व करता है, जबकि दूसरे उदाहरण में कर्ता द्वारा क्रिया के करने को नकारा जा रहा है। इस प्रकार वाच्य का अर्थ है, वाच्य इस बात की ओर इशारा करता है कि वाक्य में वक्ता कर्ता के कार्य को महत्व दे रहा है अथवा निरस्त कर रहा है। यही वाच्य का मेन मुख्य उद्देश्य है। यहां इन दोनों वाक्यों में आप समझ सकते हैं कि वाच्य का उपयोग वाक्य में क्या है। इसके बाद देखिए, कहने का तात्पर्य यह है कि हम भाषा को एक ही बात को दो तरह से कह सकते हैं। एक वाक्य इस तरह का हो सकता है जिसमें कर्ता के कार्य को प्रधानता दी जाए, दूसरा वाक्य ऐसा होगा जिसमें कर्ता के कार्य को निरस्त कर दिया जाएगा। कर्ता के कार्य को और अधिक सीमा तक निरस्त करने के लिए कभी कभी वाक्य से कर्ता का भी लोप कर दिया जाता है। जैसे मजदूर पेड़ काट रहे हैं, यहां जो है मजदूर पेड़ काट रहे हैं, तो यहां कर्ता के कार्य को निरस्त नहीं किया गया है, कर्ता के कार्य को महत्व दिया गया है। दूसरा है मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है, यहां कर्ता के कार्य को निरस्त कर दिया गया। और तीसरे में पेड़ काटा जा रहा है, यहां कर्ता के कार्य को निरस्त करने के साथ साथ कर्ता को भी वाक्य से हटा दिया गया। जिस प्रकार अंग्रेजी भाषा में दो वाच्य होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, उसी प्रकार से हिंदी भाषा में भी दो होते हैं वाच्य के भेद। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा अकर्तृवाच्य। यह इस आधार पर निर्धारित किए गए हैं कि कर्ता के कार्य को प्रधानता देता है अथवा निरस्त करता है, या वाक्य किसी कर्ता के कार्य को प्रधानता देता है अथवा निरस्त करता है। इसी आधार पर वाच्य के दो भेद किए गए हैं। कर्तृवाच्य, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, कर्तृवाच्य का अर्थ जिन वाक्यों में कर्ता के कार्य को वाक्य द्वारा महत्व दिया जाता है या प्रधानता दी जाती है, वे वाक्य कर्तृवाच्य कहलाते हैं। हिंदी में कर्तृवाच्य के वाक्यों में अकर्मक तथा सकर्मक दोनों ही प्रकार की क्रियाएं आ सकती हैं। हमने पिछले पाठों में पढ़ा है, अकर्मक का अर्थ जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता न हो, और सकर्मक का अर्थ जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता हो। तो कर्तृवाच्य का अर्थ आप समझ गए, वाच्य के पहले कर्त लगा अर्थात कर्ता लगा है, तो यहाँ कर्ता को महत्व दिया जाएगा। जैसे बच्चे दौड़ रहे हैं, ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। हम कैसे पहचानेंगे अकर्मक क्रिया है? हम प्रश्न पूछेंगे क्रिया से, क्या दौड़ रहे हैं,
किसे दौड़ रहे हैं, किससे दौड़ रहे हैं, कोई उत्तर नहीं आएगा तो ये समझ जाइए कि यह कर्मक क्रिया है। तो बच्चे दौड़ रहे हैं, इसमें बच्चों द्वारा दौड़ा जा रहा है और बच्चों के कार्य को महत्व दिया जा रहा है। वह हंस रही है, इसमें भी क्रिया से प्रश्न पूछेंगे, क्या हंस रही है, किसे हंस रही है, किससे हंस रही है, तो कोई उत्तर नहीं आएगा। इस प्रकार यह भी अकर्मक हुआ और वह हंस रही है। यहाँ किसी के कार्य को महत्व दिया जा रहा है, कर्ता के कार्य को महत्व दिया जा रहा है, इसलिए यह कर्तवाच्य होगा। सकर्मक में देखिए, लड़के पाठ याद कर रहे हैं। अब यदि हम क्रिया से प्रश्न पूछें, क्या कर रहे हैं, पाठ याद कर रहे हैं, उत्तर आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार यह सकर्मक क्रिया हुई और यहाँ लड़के अर्थात कर्ता के कर्म को कर्ता की क्रिया से कर्ता जो है महत्व दे रहा है, क्रिया को कर रहा है, इसलिए यह कर्तवाच्य होगा। नौकर कपड़े धो रहा है। यहाँ प्रश्न पूछे, क्या धो रहा है, कपड़े धो रहा है, उत्तर आ जाता है। तो इस प्रकार यह सकर्मक हुई क्रिया और यहाँ नौकर के द्वारा क्रिया को महत्व दिया जा रहा है, इसलिए यह कर्तवाच्य हुआ। अकर्तवाच्य अर्थात जिन वाक्यों में कर्ता के कार्य को निरस्त किया जाएगा वे अकर्तवाच्य कहलाएंगे। पहला उदाहरण है, बच्चे के द्वारा दौड़ा जा रहा है। ठीक, अब यहाँ बच्चे के द्वारा दौड़ा जा रहा है, यहाँ कर्ता के कार्य को निरस्त किया जा रहा है। हमसे चला नहीं जा रहा, यहाँ भी कर्ता के कार्य को निरस्त किया जा रहा है। माता जी से बैठा नहीं जाता, यहाँ भी कर्ता के कार्य को निरस्त किया जा रहा है। इसे हम आगे और अच्छे से समझेंगे। अकर्तवाच्य के दो भेद होते हैं, जब आप इनके दोनों भेदों को जान लेंगे तब आपको समझने में आसानी होगी। पहला होता है कर्मवाच्य, अर्थात अकर्तवाच्य के वे वाक्य जिनमें सकर्मक क्रिया होती है वे कर्मवाच्य कहलाते हैं। सबसे पहले हमने जाना कर्तवाच्य, इसमें सकर्मक अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं आ सकती हैं, परंतु अकृतवाच्य के कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया आएगी। जैसे मजदूरों से पत्थर नहीं टूटा, यहां हम पहले यह जान लें कि मजदूरों से पत्थर नहीं टूटा, इस वाक्य में कर्ता के कार्य को निरस्त किया जा रहा है। दूसरा है उदाहरण, अब हम प्रश्न पूछे क्रिया से, क्या नहीं टूटा, उत्तर आएगा पत्थर नहीं टूटा, इसलिए यह सकर्मक क्रिया है। तो इस प्रकार जब आप अकृत्यवाच्य में सकर्मक क्रिया या ज्ञात हो जाए आपको कि यह सकर्मक क्रिया है, तो वह जो है कर्मवाच्य अकृत्यवाच्य होगा। दूसरा है माता जी से खाना नहीं बनना। यहाँ पहली बात तो एक कर्ता के कार्य को निरस्त किया जा रहा है। दूसरा यह कि हम प्रश्न पूछेंगे क्रिया से, क्या नहीं बना, उत्तर आएगा खाना नहीं बना, अर्थात यह सकर्मक क्रिया है और सकर्मक क्रिया होने के कारण यह अकृत्यवाच्य और का कर्मवाच्य होगी। दूसरा उदाहरण देखिए, अकर्मक क्रिया से बने अकृत्यवाच्य के वाक्य भाववाच्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे इस कमरे में छात्रों द्वारा सोया जाता है। देखिए, अकृत्यवाच्य का दूसरा भेद है भाववाच्य। इसमें जो क्रिया होगी वह प्रत्येक दशा में अकर्मक क्रिया होगी, तब आप समझ जाएंगे कि यह भाववाच्य है। पहला उदाहरण है, इस कमरे में छात्रों द्वारा सोया जाता है। पहले तो यह कि कर्ता के कार्य को निरस्त किया गया। दूसरा यह कि आप क्रिया से प्रश्न पूछिए, क्या सोया जाता है, किसे सोया जाता है, किससे सोया जाता है, कोई उत्तर नहीं आएगा। कोई उत्तर नहीं आया, इसलिए आप ये समझ जाइए कि यहाँ अकर्मक क्रिया है और अकर्मक क्रिया है उसके साथ ही साथ कर्ता के महत्व को भी नकारा जा रहा है, इसलिए भाववाच्य कहलाएगा। माता जी से चला नहीं जाता, क्या चला नहीं जाता, किसे चला नहीं जाता, किससे चला नहीं जाता, यहाँ भी कोई उत्तर नहीं आएगा,
इसलिए एक तो यह कि माता जी के जो कर्म है, जो क्रिया है, उसको निरस्त करती है, इसलिए यह भाववाच्य कहलाएगा। उससे उठा नहीं जाता। ठीक, क्या नहीं जाता। इसी तरह आप प्रश्न पूछ के ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सी क्रिया सकर्मक है, अकर्मक है। यदि सकर्मक हुई और यदि कर्ता के कार्य को निरस्त किया गया तो वह कर्मवाच्य कहलाएगा, और यदि अकर्मक हुई और कर्ता के कार्य को निरस्त किया गया तो वह भाववाच्य कहलाएगा। इस प्रकार आप अकृत्यवाच्य में कर्मवाच्य और भाववाच्य को समझ सकते हैं। एक और तरीका जिसे पहचानने का है, इन दोनों में अंतर करने का, वह यह कि जो कर्मवाच्य होगा उसमें क्षमता का बोध नहीं होगा। बच्चों के द्वारा काम किया गया, मजदूरों से पेड़ नहीं काटा गया, माता जी से खाना नहीं बना, इसमें कर्ता की जो क्षमता है उसका बोध नहीं होता। परंतु भाववाच्य में माता जी से चला नहीं जाता, यहाँ माता जी अच्छा में चलने में कोई तकलीफ है इसलिए वो चल नहीं पा रहे। किसी से दौड़ा नहीं गया, मतलब सभी थके हुए थे, कोई दौड़ नहीं पाया, यह एक भाव उत्पन्न होगा अक्षमता का। उससे उठा नहीं जाता, यहाँ भी एक भाव उत्पन्न हुआ अक्षमता का। अर्थात भाववाच्य में क्षमता दर्शाई जाएगी कर्ता की, और कर्मवाच्य में ऐसा नहीं होगा। इस तरह भी आप पहचान सकते हैं। कर्तवाच्य से अकृत्यवाच्य बनाने के नियम। आपको प्रश्न यह भी पूछता है, एक वाक्य दे दिया जाएगा और कहेगा इसको आप कर्तवाच्य या अकृत्यवाच्य में बदलिए। तो यह नियम आपको जानने चाहिए। पहला नियम है, अकृत्यवाच्य में कर्ता के बाद से या के द्वारा परसर्ग लग जाता है। अर्थात अकृत्यवाच्य का जो वाक्य होगा उसमें कर्ता के बाद से या के द्वारा आपको लगाना होगा। यदि कर्तवाच्य का वाक्य दिया गया और अकृत्यवाच्य बनाना हुआ तो आपको से या के द्वारा लगाना होगा। कैसे? कर्तवाच्य का वाक्य है, बच्चे दूध पी रहे हैं। यहाँ कर्ता बच्चे हैं, क्रिया पीना है और कर्म दूध है। अब यहाँ कह रहा है कि कर्ता के बाद से या के द्वारा लगाइए। अब बच्चे के बाद हम से लगाएंगे, बच्चे से दूध या बच्चे के द्वारा दूध, तो यहाँ दोनों सही बैठेगा। तो यहाँ हम लिख देंगे बच्चे से या के द्वारा दूध। अब कह रहा है क्रिया के मध्य में सामान्यतः जा प्रत्यय लग जाता है। अब क्रिया के मध्य में सामान्यतः जा प्रत्यय हमें लगाना है। क्रिया का मध्य क्या है? यह क्रिया है पी और रहे। अब इसके मध्य में हमको जा प्रत्यय लगाना है, तो हमने लगाया जा प्रत्यय, बच्चे के या से द्वारा दूध पिया जा रहा है। आप यहाँ दोनों मत लिखिएगा, एक ही लिखिएगा, बच्चे से लिखिएगा या फिर बच्चे के द्वारा, जो भी सही बैठे। तो यहाँ दोनों क्रियाओं के मध्य में जा प्रत्यय लग गया, पिया जा रहा है। उस हिसाब से आप क्रिया का रूप भी बदल सकते हैं। यहाँ पी जा रहा है नहीं सही बैठेगा, तो यहाँ पिया जा रहा है सही बैठता है। तो उस हिसाब से आप क्रिया का रूप बदल सकते हैं। लड़कियां यहाँ नहीं रहती, यहाँ कर्ता लड़कियां हैं, किया क्रिया रहती। अब देखिए हमें लड़कियां के बाद से या के द्वारा लगाना है। लड़कियों से या के द्वारा हमने लगाया। अब कह रहा है क्रिया के मध्य में जा प्रत्यय लगाइए। तो यह क्रिया है रहती, तो इसके मध्य में हम जा प्रत्यय लगाएंगे। लड़कियों के या से द्वारा यहाँ नहीं रहा जाता। तो इस प्रकार से हम वाक्य को बदल सकते हैं। वाच्य के संबंध में जो भ्रम है उसे भी जान लीजिए। क्योंकि कर्तवाच्य में वक्ता द्वारा कर्ता के कार्य को प्रधानता दी जाती है, इसलिए इसी आधार पर अधिकतर लोग यह मान बैठते हैं कि कर्तवाच्य में कर्ता प्रधान होता है और कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। परंतु ऐसा नहीं है। इन उदाहरण के माध्यम से आप जान सकते हैं कि यह गलत है, ऐसा नहीं होता। लड़के आम खा रहे हैं, यहां कर्ता लड़के हैं, कर्म आम है और क्रिया खा रहे हैं। यहां जो क्रिया है वह कर्ता के अनुसार
बदल रही है। अब देखिए, लड़के रोटी खा रहे हैं, यहां भी वही हो रहा है, क्रिया कर्ता के अनुसार बदल रही है। लड़के ने आम खाए, लड़कों ने आम खाए। अब यहां देखिए, यहां जो क्रिया है वह कर्म के अनुसार बदल रही है, आम के अनुसार बदल रही है। पांचवें में देखिए, लड़कों ने आमों को खाया, यहां न कर्ता के अनुसार बदल रही है और न ही कर्म के अनुसार बदल रही है। तो इस प्रकार आप जान सकते हैं कि वाच्य का अर्थ यह नहीं कि क्रिया कर्ता के अनुसार या कर्म के अनुसार बदल रही है। वाच्य का केवल यही अर्थ है कि जो वक्ता है वह कर्ता के महत्व को, कर्ता की बात को महत्व दे रहा है या कर्म के। ठीक, आगे चलते। वास्तव में आने वाली क्रिया वाक्य की किस प्रकार से बदलेगी, यह निर्धारण वाच्य के आधार पर नहीं होता, यह अन्वित के आधार पर होता है। क्रिया किस आधार पर बदलेगी यह वाच्य का कार्य नहीं है, यह अन्वित का कार्य है। तो यदि आपसे प्रश्न पूछे कि क्रिया वाक्य में किस आधार पर बदलती है, तो अन्वित के आधार पर बदलती है। नियम देखिए इसके क्या क्या है। पहला नियम है, यदि कर्ता की संज्ञा यदि परसर्ग रहित हो, अर्थात उसके बाद कोई परसर्ग ने, से, को, में आदि न लगे हों, तो वे क्रिया हमेशा कर्ता की संज्ञा के अनुसार बदलती है। अर्थात यदि कर्ता की संज्ञा के बाद कोई भी परसर्ग न लगा हो, परसर्ग के उदाहरण है ने, से, को, में आदि, तो जो क्रिया है वह कर्ता की संज्ञा के अनुसार ही बदलेगी। जैसे पहला उदाहरण है, लड़की आम खा रही है, यहाँ कर्ता लड़की है और इसके बाद कोई भी परसर्ग नहीं लगा हुआ है। यहाँ भी लड़कियां आम खाती हैं, यहाँ भी लड़कियां कर्ता है और कोई भी परसर्ग नहीं लगा है। इन वाक्यों में जो क्रिया है वह कर्ता के अनुसार बदलती है। देखिए, पहले में खाती है क्रिया है, खाती का लिंग स्त्रीलिंग का दर्शाती है और यहाँ लड़की भी स्त्रीलिंग है। यदि यह कर्म के अनुसार बदलती तो आम पुल्लिंग है, तो यहाँ खाता है होना चाहिए था, लेकिन खाती है अर्थात यह कर्ता के अनुसार बदल रही है। ठीक, उसी तरह यहाँ भी लड़कियां और खाती है। दूसरा नियम है, यदि कर्ता के बाद परसर्ग लगा हो और कर्म के बाद कोई परसर्ग नहीं लगा हो, तो क्रिया कर्म की संज्ञा के अनुसार बदलती है। अर्थात कर्ता के बाद कोई परसर्ग लगा हो, ने, से, के, द्वारा आदि, और कर्म के बाद कोई भी परसर्ग न लगा हो, तो जो क्रिया है वह कर्म के अनुसार बदलती है। क्रिया उसी के अनुसार बदलेगी जिसके बाद कोई परसर्ग न लगा हो। यह भी आप ध्यान दीजिए। पहला उदाहरण, लड़के ने आम खाया। यहां देखिए, कर्ता लड़के है, इसके बाद ने परसर्ग आ गया, आम कर्म है, इसके बाद कोई परसर्ग नहीं है, और जो क्रिया है वह आम के अनुसार बदल रही है। ठीक, तो इस प्रकार दूसरा नियम सत्य है। लड़के ने रोटी खाई। अब यहाँ कर्ता लड़के हैं, उसके बाद परसर्ग लगा है, रोटी कर्म है, उसके बाद कोई परसर्ग नहीं, इसीलिए रोटी जो है स्त्रीलिंगी शब्द है और खाई भी क्रिया जो है स्त्रीलिंगी के लिए प्रयोग होता है, इसलिए यह कर्म के अनुसार बदल रही है। तीसरा उदाहरण है, यदि कर्ता तथा कर्म दोनों के बाद परसर्ग आ रहा हो, तो क्रिया इसमें से किसी के अनुसार नहीं बदलेगी, वह हमेशा एक ही रूप में रहेगी। अब देखिए, आप एक बात ध्यान दे दीजिए, जिसके बाद भी परसर्ग लगा होगा, कर्ता के बाद, कर्म के बाद, जिसके बाद भी परसर्ग लगा होगा, क्रिया उसी के अनुसार बदलेगी। यदि किसी वाक्य में कर्ता और कर्म दोनों के बाद परसर्ग लगा हो, तो क्रिया जस की तस बनी रहती है। बच्चों ने आमों को खाया। यहाँ बच्चों कर्ता के बाद भी परसर्ग लगा है ने, आमों के बाद भी को लगा है परसर्ग, इसलिए जो क्रिया है वह जस की तस बनी रहेगी, दोनों के अनुसार नहीं बदलेगी। बच्चों ने रोटियों को खाया। यहां भी कर्ता के बाद परसर्ग लगा है,
कर्म के बाद परसर लगा है, इसलिए जो क्रिया है वह जस की तस किसी के अनुसार नहीं बदलेगी, या वह हमेशा पुल्लिंग, एक वचन या अन्य पुरुष में रहेगी। तो इस प्रकार आप जान लिए कि वाच्य का क्या प्रयोग है हिंदी भाषा में। इससे संबंधित प्रश्नों को आप हल करने का प्रयास करिएगा और नहीं समझ में आए तो आप पूछिएगा।